क्लास हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर कर रहे हैं अभी। और कल हम लोगों ने 16th ग्रुप ख़त्म किया था। हम लोगों ने बात की थी कल ऑक्सीजन की और ओजोन मॉलिक्यूल्स की। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, स्ट्रक्चर देखा था और प्लस इनके यूजेस भी देखे थे। इसी के साथ में हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का, जिसमें हमने सुपरसोनिक जेट प्लेन्स की वजह से ओजोन का डिप्लीशन पढ़ा था, राइट। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप एंड दैट इज़ सल्फर। तो ऑक्सीजन के बाद जो आता है हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट वो होता है सल्फर। नाउ कंसिडरिंग सल्फर, अगर हम लोग सल्फर की बात करें तो सल्फर की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। दैट मीन्स ये नेचर में आपको 3 फॉर्म्स में देखने को मिलेगा। तो इसकी 3 जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो होता है रोम्बिक सल्फर, second one is monoclinic sulfur and third one is plastic sulfur. So rhombic and monoclinic I guess आप लोगों ने पहले पढ़े हैं, you guys are really familiar with. Rhombic is commonly known as alpha sulfur whereas monoclinic is referred as beta sulfur and this plastic sulfur is known as delta sulfur. So we have to see what's the difference between these three. तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक इनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक का, लेकिन इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसको कंसिडर करते हैं कि है क्या। तो रोम्बिक सल्फर जो होती है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर की सबसे कॉमन फॉर्म होती है ये, सबसे ज़्यादा अगर आपको देखने को सल्फर मिलेगा तो वो रोम्बिक स्टेट में ही मिलेगा। सो रूम टेम्परेचर पे योर सल्फर इज़ गोइंग टू एग्जिस्ट एज रोम्बिक सल्फर। नेक्स्ट इट इज़ कैसे आप इसे बनाते कैसे हैं, इट इज़ फाउंड बाय स्लोली इवेपोरेटिंग द सोल्यूशन ऑफ सल्फर इन CS2। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए आपको जो सल्फर होता है उसको आप हीट कर दो, इवेपोरेट करो CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के सोल्यूशन में मिलाने के बाद। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 385.8 केल्विन होता है। अभी अभी हमने जैसे देखा था मोस्ट स्टेबल स्टेट इज़ रोम्बिक सल्फर। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है। तो अगर आप किसी भी सल्फर को रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ दैट इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ही इनसॉल्युबल रहता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अभी आपने ऊपर देखा था CS2 में सॉल्युबल होता है। इसके अलावा बेंजीन और दूसरे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो सॉल्वेंट्स होते हैं, उनमें डिजॉल्व हो जाता है। अगर इसकी फॉर्म की बात करें तो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर इज़ पकड़ रिंग। पकड़ रिंग इज़ व्हाट, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि पकड़ रिंग से क्या मतलब है। इसका मतलब है इस वाले स्ट्रक्चर से, लुक अप हियर। सो दिस इज़, आप पकड़ रिंग बोल सकते हो, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे सी 8 sulfur atoms are going to be like this. Your atom number 1, 2, 3, 4, 5, this one is 6, 7 and then 8. ठीक है, तो ये 8 सल्फर एटम्स हैं एंड दिस इज़ नॉट योर प्लेनर स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है कि आपको क्या करना है कि जैसे नज़र आ रहा है ऐसे प्लेन भी नहीं है, ये आपके आगे की तरफ प्रेजेंट होती है ये वाली बॉन्ड, ठीक है, ये आगे की तरफ प्रेजेंट है और ये पीछे की तरफ प्रेजेंट है। सिमिलरली ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो असेंबली है, ये एक मॉलिक्यूल, एक एटम ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही देख सकते हो कि आपने बेंजीन बनाया जैसे कोई, ठीक है, बेंजीन की शेप में आपने पेपर काट लिया और उस पेपर को आपने क्या किया, 3 फोल्ड कर दिया, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से, और इस वाले को उठा के आपने ऊपर की तरफ कर दिया पेपर को और इन दोनों को नीचे की तरफ कर दिया, तो W की शेप में बन जाएगा इस तरीके से। तो सामने से देखोगे ना तो W जैसा होगा। तो ये दोनों एटम्स ऊपर की तरफ होंगे, ये एटम और इसके पीछे वाला एटम, यानी कि ये दोनों एटम इस तरीके से यहाँ होंगे और ये वाले जो 2 एटम्स हैं ये आगे की तरफ और इनके पीछे दूसरे वाले होंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट अगर हम लोग मोनोक्लिनिक की बात करें तो उसका भी क्या होता है, मोनोक्लिनिक में भी पॉली एटॉमिक होता है वो और S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो S8 का वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इसमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री है, लेकिन वहाँ पर मोनोक्लिनिक के अंदर सिमेट्री नहीं होती है मॉलिक्यूल में। कैसे, लेट मी जस्ट शो यू। सी स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा, लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पे सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री यहाँ पर कहाँ थी, बीच में से आपने देखा ना दोनों तरफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बन रहा था, तो उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं।
अब देखो उसमें भी 8 एटम्स होंगे, लेकिन सिमेट्री नहीं होने की वजह से क्या होगा, सब कुछ सेम होगा। देखो सब कुछ सेम होगा, ये यहाँ पर होगा, मैंने बनाया हुआ ऊपर, ये देखो, लेकिन ये S6 है, इसी में देख लो। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आइटम सेम तरीके से रहेंगे मोनोक्लिनिक में भी। इट जस्ट द 8th आइटम, जो 8th आइटम है वो मोनोक्लिनिक में बिलो द प्लेन रहेगा, और रोम्बिक में आपने देखा ही था, कहाँ था, रोम्बिक में आपने देखा था अबव द प्लेन, राइट, ये आपने देखा ही था, कहाँ था, ऊपर की तरफ। तो रोम्बिक के अंदर सिमेट्रिकल है और मोनोक्लिनिक के अंदर सिमेट्री नहीं है, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अगर आप यहाँ से देखो तो मोनोक्लिनिक में दोनों एटम्स यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल है शेप, लेकिन मोनोक्लिनिक में ऐसा नहीं हुआ। रोम्बिक में सिमेट्रिकल था लेकिन मोनोक्लिनिक में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे सिमेट्री लूज हो जाती है, अदरवाइज शेप इज़ क्वाइट सेम। तो इसी तरीके से ये रहते हैं, ठीक है, जैसे थे पहले। चलो नेक्स्ट और कंसीडर करते हैं मोनोक्लिनिक में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो उसको देखते हैं। ये स्ट्रक्चर जो आपको S6 का नज़र आ रहा है वो भी हम कंसिडर करेंगे, वो इस कैटेगरी में नहीं है, वो तीसरी कैटेगरी जो है ना, प्लास्टिक सल्फर का जो तीसरा एलोट्रॉप है उसके अंदर कंसिडर हम करेंगे। चलो नाउ वी हैव टू सी मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक का शेप आई गेस आप सभी को क्लियर है। इट जस्ट की प्रॉपर्टीज़ इसकी हम देख लेते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर। ऑब्वियसली रोम्बिक सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको अगर मोनोक्लिनिक सल्फर बनाना है तो आप इसे प्रिपेयर करते हैं रोम्बिक सल्फर से ही। तो रोम्बिक सल्फर को हम क्या करते हैं, कूल करेंगे, पहले तो उसे मेल्ट करेंगे रोम्बिक सल्फर को, और फिर हम उसे क्या करेंगे, कूल करेंगे। तो कूल करने पर क्या होता है, जो क्रस्ट बनती है ना, क्रस्ट में लिटिल शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दैट इज़ ओनली योर बीटा सल्फर। तो इसी को हम लोग बीटा सल्फर बोलते हैं। ये येलो कलर के होते हैं और CS2 में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 393 केल्विन, और ये S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट एज S8 एंड हैव शेप लाइक अल्फा सल्फर बट डिफर इन सिमेट्री। तो सिमेट्री में डिफरेंस होता है, अदरवाइज शेप इनकी सिमिलर ही होती है। और ये 369 केल्विन के ऊपर क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। 369 केल्विन पे स्टेबल होगा और 393 केल्विन पे मेल्ट हो जाएगा। सो 393 इज़ दैट टेम्परेचर, एंड इमेजिन ये जो आपके पास था अल्फ़ा सल्फ़र जो अभी हमने देखा था, ये 393 के नीचे स्टेबल था। दैट मीन्स योर 369 केल्विन इज़ गोइंग टू बी ट्रांजिशन टेम्परेचर। हियर यू कैन सी, क्या ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ट्रांजिशन टेम्परेचर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन हो रही है। क्या ट्रांजिशन यहाँ पर हो रही है कि इस टेम्परेचर से नीचे क्या होता है, अल्फ़ा सल्फ़र स्टेबल होता है, जबकि इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, बीटा सल्फ़र। सो इस टेम्परेचर पर ट्रांजिशन होती है अल्फ़ा और बीटा के बीच में, दैट इज़ वाई दिस टेम्परेचर इज़ रेफर्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा है और इस पर होता क्या। तो दोनों स्टेट सल्फर की इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोनोक्लिनिक। शेप हमने पहले ही डिस्कस करी है। नाउ कमिंग ऑन टू प्लास्टिक सल्फर या फिर डेल्टा सल्फर। सो डेल्टा सल्फर को बनाने के लिए हम कैसे करते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय पोरिंग मोल्टन सल्फर इनटू कोल्ड वाटर। तो आपको पता है इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो लेयर आएगी दैट वुड बी प्लास्टिक सल्फर, एंड इट इज़ अमॉर्फस इन नेचर। अमॉर्फस आपको पता है कोई पर्टिकुलर शेप इनकी नहीं होने वाली है, तो इस सॉलिड की जो है कोई ज्योमेट्री नहीं होगी पर्टिकुलर, तो इसीलिए कैसे होते हैं, अमॉर्फस होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था सॉलिड्स में एक कुछ सॉलिड्स कुछ एक कैटेगरी होती है क्रिस्टलाइन की और दूसरी होती है एमॉर्फस की। तो एमॉर्फस की जो ज्योमेट्री होती है वो कोई फिक्स नहीं होती है, डेफिनाइट ज्योमेट्री नहीं होती है, ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। और क्योंकि ये एमॉर्फस है तो इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, इट इज़ गोइंग टू हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का रेंज यहाँ पर होगा कि इतने से इतने टेम्परेचर के बीच में वो मेल्ट होगा। तो कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है कि 369 पे या इतने केल्विन पर वो पूरा एक ही डिग्री पर वो पूरा हीटअप हो जाएगा। इतने पे स्टार्ट करेगा और इतने पे जाके पूरा होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रेंज, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का नहीं होना। नेक्स्ट इट इज़ इनसॉल्युबल इन CS2, अदर टू सल्फर्स वर सॉल्युबल. So the most important form of plastic sulfur is S6 and that we have seen. It is in the form of chair. ठीक है, चेयर फॉर्म में होती है, देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है।
सो दिस इज सम, यू कैन कंपेयर दिस एज योर चेयर. तो ये पीछे आपका बैक रेस्ट है. दिस इज़ द स्पेस वेयर यू सिट, एंड ये नीचे की तरफ लेग्स हो गई हैं. ठीक है, तो इस तरीके से इसका चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ प्लास्टिक सल्फर, एंड दैट इज़ S2. तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, S2 जो है आपका जो सल्फ़र है वो वेपर स्टेट में S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और S2 बिल्कुल O2 की तरह होता है. दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सो NCERT में एग्जाम्पल भी है आपके पास, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि वेपर स्टेट में सल्फ़र पैरामैग्नेटिक होता है. क्यों? क्योंकि वेपर स्टेट में सल्फ़र एग्जिस्ट करता है S2 की फॉर्म में. ठीक है, तो S2 की फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या करेगा, वेपर स्टेट में रहेगा और नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा, जस्ट लाइक O2. तो उसमें भी एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, और यहाँ पर भी सल्फर में अनपेयर्ड रहेंगे. ठीक है, एंड इट्स कलर इज ब्लू. सो दिस इज ऑल अबाउट द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर. नाउ वी हैव टू मूव ऑन एंड सी अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ इट. ओके. Now we have to consider some of very common compounds of sulfur. So the very first compound is sulfur dioxide. ठीक है, तो हम सबको पता है कि सल्फर का सबसे कॉमन कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे लेबोरेटरी में, दैट वी हैव टू सी. सो लैब में प्रिपेयर करने के लिए वी नीड सोडियम सल्फाइड. उसका हम लोग एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे. देन वी विल गेट सोडियम सल्फेट, वाटर एंड द गैस SO2. सिमिलरली कॉपर को अगर आप H2SO4 के साथ डालते हो तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है CuSO4 के अंदर, एंड सल्फर गेट लिबरेटेड एज SO2. सो दीज आर सम ऑफ द लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लैब में अगर आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे. बट इंडस्ट्रियली अगर हम लोगों को बनाना हो देन वी हैव टू टेक आयरन सल्फाइड, दैट इज़ फेरस सल्फाइड, एंड उसको ऑक्सीजन से आप क्या कराओगे, रिएक्ट कराओगे. तो आपको आयरन ऑक्साइड मिलेगा एंड SO2 मिलेगा. दैट इज़ रोस्टिंग प्रोसेस. तो आपको पता है मेटल के जो सल्फाइड्स हैं उनकी अगर हम रोस्टिंग करवाते हैं तो सल्फाइड जो होता है वो SO2 की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है. तो इस तरीके से हम लोग इंडस्ट्री से, जो आपने मेटलर्जी का प्रोसेस नहीं किया था लास्ट चैप्टर में, तो मेटलर्जी में जो भी सल्फाइड की रोस्टिंग करा के हम लोग मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं ना, तो उसका जो साइड प्रोडक्ट निकलता है ना SO2, उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं वहाँ से. तो इस तरीके से ये जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इनको अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है, और जिस भी इंडस्ट्री में इनकी ज़रूरत होती है वहाँ इन्हें भेज दिया जाता है. तो इस तरीके से उस इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलता है, उनको वो सेल कर देते हैं, और जो जिन्हें लेना होता है, जिन्हें क्रूड प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह चाहिए होता है, वो उसे ले लेते हैं, उन्हें बनाना नहीं पड़ता. सो दैट्स द वे हाउ इट वर्क्स. नाउ कमिंग ऑन टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो दिस गैस इज़ कलरलेस, एंड अनदर थिंग इज़ दैट इट इज़ टॉक्सिक विद हाईली पंजेंट स्मेल. It is heavier than air and it is readily soluble in water. That's another thing. ठीक है, तो readily soluble होने की वजह से पानी में ये क्या कर देती है, अच्छा, because it is non metal, sulfur is non metal, तो इसके ऑक्साइड कैसे होंगे नेचर में, acidic. So this when get dissolved into water ना, it form an acid, and that acid you very well know it as sulfuric acid or sulfurous acid. ठीक है, दोनों ही इसके क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं. एंड इट कैन ईजिली बी लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड. SO2 कैन ऑल्सो बी लिक्विफाइड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. नाउ कमिंग ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो इसका हमें पता है सल्फर इज़ नॉन मेटल, अभी मैंने आपको बताया. सो इट इज़ गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर. तो पानी में जब हम इसे डालेंगे इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एसिड. सो दिस SO2 and H2 इज़ गोइंग टू फॉर्म सल्फरस एसिड for the very first step, and that is why you know that sulfur dioxide in atmosphere causes acid rain, क्योंकि वो रेन वाटर के साथ मिलने के बाद क्या बना लेता है, सल्फरस एसिड बना लेता है. दिस इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एसिड रेन. तो उनमें से एक कॉम्पोनेंट जो है वो ये है, और इसकी वजह से रेन एसिडिक हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ द एसिडिक करेक्टर इट रेडिली डिजॉल्व्स NaOH. ठीक है, तो
तो NaOH के साथ ये रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, सोडियम सल्फाइड. दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. देखते हैं क्या. तो यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक नेचर में, अभी अभी आपने पढ़ा है SO2 इज एसिडिक, राइट. दिस इज व्हाट, एसिडिक, एंड दिस यू नो इज बेस. सो एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट, एंड दैट इज व्हाट दे फॉर्म सोडियम सल्फाइड. तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो आपको दिख रहा है क्या बना रहा है, ये सोडियम सल्फाइड बना रहा है, Na2SO3, जिसको दोबारा से रिएक्शन अगर होगी SO2 के साथ तो क्या बना लेगा, सोडियम हाइपोसल्फाइड. दिस सोडियम हाइपोसल्फाइड दैट इज सॉल्युबल. आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि SO2 गेट डिसअपियर्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन NaOH. SO2 NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद डिसअपियर हो जाता है बिकॉज इट फॉर्म सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. The second thing is that it is readily available for oxidation because you know here sulfur is in +4 oxidation state. तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद it will gain +6 oxidation state and that is quite stable. नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी उसके लिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. तो इसीलिए क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करता है और उसके लिए ये क्या करता है, +4 से +6 में चला जाता है बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. So readily oxidize होता है in the presence of V2O5 catalyst. Now next thing is that it is acidic. It react with chlorine to form SO2Cl2 that is sulfuryl chloride. SO2Cl2 आप अभी पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में एक रिएजेंट होता है. 11th क्लास में अगर बच्चे कोचिंग ले रहे थे आप लोगों ने पढ़ी होगी. तो SO2Cl2 जो होता है दिस इज क्लोरीन सब्सटीट्यूटिंग रिएजेंट. ठीक है, SO2Cl2 क्या करता है, क्लोरीनेशन करता है, लेकिन क्लोरीनेशन कैसे करता है, एलाइलिक पोजीशन पर क्लोरीनेशन करता है. ठीक है, एनीवे विल टॉक अबाउट इट, डिस्कस इट लेटर इन ऑर्गेनिक, बट फॉर नाउ नेक्स्ट मूव ऑन दैट SO2 क्योंकि क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और ये बात अब आपके लिए आसान हो जानी चाहिए समझनी कि SO2 ऑक्सीडाइजिंग होगा नेचर में या रिड्यूसिंग होगा. तो आपको पता है +4 में है, +4 से किस में जाना चाहेगा, रेडीली +6 में जाना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट. एंड दैट इज वाई इट गेट रेडीली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसेस अदर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल ओवर हेयर यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो क्रोमियम है आपका वो +6 में है. आई हैव रिटन इट रॉन्ग ओवर हेयर, ये +7 में नहीं होता है, +6 आएगा यहाँ पे. तो इसको आप थोड़ा सा ना करेक्ट कर लेना. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे, आई होप सबको आती होगी निकालनी, अगर नहीं आती है तो देखें इधर सी कैसे निकालते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट. ये देखो पोटेशियम हमें पता है हमेशा +1 में रहेगा, तो 2 × 1 प्लस. क्रोमियम की हमें नहीं पता कितनी है, 2 क्रोमियम है, x ले लो 2x प्लस 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन किस में रहेगा, -2 में. टोटल क्या हो गया, 0. नाउ 2 + 2x - 14 इज गोइंग टू बी 0. 0 ने क्यों रखा, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल पर कोई भी चार्ज नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी 2x - 12 इज इक्वल टू 0. सो x इज गोइंग टू बी 6. तो इसीलिए यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 नहीं है, +6. आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिटन इट 7, मे बी केयरलेस मिस्टेक. ठीक है, तो आप यहाँ पे 6 कर लेना. तो जब ये रिएक्ट करेगा, क्रोमियम +6 में है अभी, SO2 के साथ एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन आपने करवा दी तो क्रोमियम हो जाएगा रिड्यूस, और हो भी रहा है. देखो यहाँ पे बन रहा है क्रोमियम सल्फेट, दैट इज़ योर क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, तो सल्फर किस में चेंज हो जाएगा, SO3 में चला जाएगा इधर, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसको क्या कर देता है, रिड्यूस. नाउ देखो KMnO4 में भी क्या कर रहा है वो, KMnO4 में मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7. तो यहाँ पर जो मैंगनीज़ है वो +7 में है, इसको रिड्यूस कर देता है +2 में. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, DNF ब्लॉक के अंदर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा ये. ठीक है, अब समझ में तो आई गेस आ ही रहा होगा, क्योंकि लेकिन मैंगनीज़ हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए. तो +7 से +2 में जा रहा है, तो मैंगनीज़ को रिड्यूस कर दिया और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. ओके, हियर यू कैन सी इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो +6 में चला जाता है खुद. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ मूविंग ऑन, ये क्या करता है, अच्छा अब ये बात भी बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझो. देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, कलर सबको पता है किस कलर का होता है, पर्पल, दैट इज़ डार्क पिंक. ठीक है,
तो पर्पल कलर का ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर में जब आप लोग SO2 डालोगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू MnSO4, MnSO4 यानी कि मैग्नीज सल्फेट। तो इसका कलर क्या होता है? इट डू नॉट हैव एनी कलर, इट इज़ गोइंग टू बी कलरलेस। दैट मीन्स जब आपने पर्पल कलर के MnO4 के अंदर SO2 डाला इट गेट कन्वर्टेड इनटू कलरलेस सॉल्यूशन बाय। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वाई SO2 डीकलराइजेस KMnO4। तो दैट इज़ बिकॉज इट कन्वर्ट KMnO4 इनटू MnSO4। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पिंक वायलेट कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। दैट्स अनदर थिंग। नाउ कमिंग ऑन टू KiO3, तो यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +5। ठीक है, आयोडीन यहाँ पे किस में है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसको भी क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे देखो आयोडीन किस में चला गया? 0 में। तो +5 से 0 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और खुद किस में चला गया? ये +6। तो खुद ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसने आयोडीन को क्या कर दिया? रिड्यूस। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत बार सवाल आ चुके हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को इसमें। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊँगी, आपको समझ आ जाएगा, बट आई बेट यू कि थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे। आपने SO2 को पानी में डाला, ठीक है, SO2 को आपने पानी में डाला, एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, रिएक्शन होगी, H2SO4 बनता है और 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। ये हाइड्रोजन होते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्या होते हैं ये? नेसेंट हाइड्रोजन। और पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था ऑल नेसेंट ऑक्सीजन्स एंड हाइड्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। तो जिस भी कंपाउंड से आपका नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहा हो, नेसेंट हाइड्रोजन निकल रहा हो, इसका मतलब वो ब्लीचिंग ज़रूर करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपके कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं और कलर्ड कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं कलरलेस के अंदर। तो अच्छा, अभी यहाँ पे अगर आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन निकल रहा है तो दैट मीन्स SO2 इज गोइंग टू बिहेव एज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एजेंट, सॉरी। तो ये क्या करता है, ये वेजिटेबल ऑयल्स को या कलरिंग मटेरियल्स को कलरलेस बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये ब्लीच कर देता है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इसका ब्लीचिंग एक्शन इज रिवर्सिबल और टेम्परेरी। पूछा जाएगा वाई द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्परेरी इन नेचर। नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है तो ब्लीचिंग तो हो रही है, लेकिन ये टेम्परेरी क्यों है? दैट मीन्स कि आप कलरलेस इम्प्योरिटी जो कलरलेस कंपाउंड बना है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वाई इज इट सो? बिकॉज, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लीचिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से। जो भी इसको लेगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो यहाँ पर ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू रिड्यूसिंग या रिडक्शन, इज ड्यू टू रिडक्शन। रिडक्शन हुई तो ब्लीचिंग एक्शन हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन जिसके साथ जाके लगेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन वो सब्सटेंस जब वापस से एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन है, इट विल अगेन गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो दोबारा से ऑक्सीडाइज्ड होगा तो दोबारा से क्या बन जाएगा? कलर्ड बन जाएगा। दैट मीन्स SO2 ब्लीच करता है, लेकिन इसका ब्लीचिंग एक्शन इज टेम्परेरी। सी व्हाट आई मीन इज कि यहाँ पे आपके पास क्या था? कलर्ड कंपाउंड। सी यार, कलर्ड कंपाउंड, नेसेंट हाइड्रोजन जब इसको मिला तो इसका रिडक्शन हुआ, तो ये क्या बन गया? कलरलेस। ठीक है, कलरलेस का जब आप ऑक्सीडेशन करा देंगे दैट मीन्स नेसेंट ऑक्सीजन या हवा इसे मिल जाएगी, O2 इसे मिल जाएगी, तो दोबारा से ऑक्सीडेशन होगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कलर्ड स्पीशी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कलर्ड कंपाउंड में ही कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से। ओके, लॉस्ट इट। सी, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि SO2 जो होता है उसका ब्लीचिंग एक्शन तो होगा, बट दैट ब्लीचिंग एक्शन इज टेम्परेरी। ठीक है, तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। इट हैज़ बीन आस्क्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, तो आपसे पूछा जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे, क्लोरीन का भी केस डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, दैट द प्रोसेस गेट रिवर्स, that is the color is restored due to atmospheric oxygen. So bleaching action of SO2 is temporary. I hope this is clear to everyone. Now coming on to some uses of SO2 कि हम लोग इसे कहाँ यूज़ करते हैं, तो कुछ केमिकल्स बनाने में, इंपॉर्टेंट केमिकल्स जैसे कि H2SO4,
NaHSO3, कैल्शियम बाइसल्फाइड, इन सबको बनाने में यूज़ होता है. इसके अलावा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर में यूज़ होता है. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट इट हैज़ ब्लीचिंग एक्शन. तो ब्लीचिंग एक्शन की वजह से इट इज़ यूज्ड इन रिफाइनिंग शुगर एंड पेट्रोल. ओके ओके सी. नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग डेलिकेट आर्टिकल्स. जो डेलिकेट आर्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग ओजोन से नहीं करवा सकते या किसी क्लोरीन से नहीं करवा सकते, बिकॉज आपको पता है कितना डिहाइड्रेटिंग होता है नेचर में. सो व्हाट वी डू इज़ वी ब्लीच देम यूजिंग SO2. सो वूल है, सिल्क है, स्ट्रॉ है, तो ये जो डेलिकेट चीज़ें हैं ना उनको हम लोग इससे क्या कराते हैं, ब्लीच कराते हैं. नाउ नेक्स्ट इट इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मीसाइड. So it is antibacterial in nature, antimicrobial in nature, so that's why it is used as disinfectant and germicidal. Also it is used as anti-chlor. What do you mean by anti-chlor? Chlor is chlorine. So anti-chlor means अगर आपको कहीं से क्लोरीन हटाना है, निकालना है, you can use it as that. क्योंकि अभी आपने ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी, सबसे पहली रिएक्शन हमने यही पढ़ी है, नॉट पहली बट अभी हमने पढ़ी थी कि SO2 + Cl2 गिव्स यू व्हाट, SO2Cl2. हियर नज़र आ रही है सभी को? आई होप नज़र आ रही होगी दिस रिएक्शन. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है SO2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, सो इट इज़ गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट क्लोरीन वेर एवर इट इज़ प्रेजेंट. सो दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज एंटी क्लोर. ओके नेक्स्ट इसका यूज़ है ये कि लिक्विड SO2 इज़ यूज टू प्रिजर्व एंड एज रेफ्रिजरेंट. तो रेफ्रिजरेंट्स में जो भी गैसेज यूज़ होती है उसमें से वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज लिक्विड SO2 एंड अनदर इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव. तो कुछ स्पेसिमेंट्स वगैरह अगर हमें स्टोर करने हैं तो उसको हम लिक्विड SO2 में स्टोर कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द यूजेस. नाउ कमिंग ऑन टू ओके नेक्स्ट वी हैव टू सी दिस. बाकी सल्फर डाइऑक्साइड का हैव बी डिस्कस्ड, या स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं. और मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हम लोगों ने क्या देखा था. डाइऑक्साइड्स के अंदर हम लोग वैसे देख चुके हैं, बट स्टिल सल्फर डाइऑक्साइड इज समथिंग दिस. एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड्स इक्वल होते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट SO2. नाउ मूविंग ऑन. द इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट दैट वी हैव इज़ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इससे ज़रूर सवाल आते ही आते हैं. सबसे पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं ऑक्सो एसिड्स का मतलब होता क्या है. इधर देखो, इफ़ इट्स एन एसिड इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू गिव यू H पॉजिटिव. बट ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या होता है कि ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या है, ऐसा एसिड जिसमें आपका हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन से. सो ऑक्सो एसिड मीन्स ऐसा एसिड जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ. दैट मीन्स H पॉजिटिव हैज़ टू मेक अ बॉन्ड विद ऑक्सीजन. सो दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बिहेव एज ऑक्सो एसिड. तो देखने में आपको लग रहा है कि OH प्रेजेंट है तो OH नेगेटिव निकलेगा, लेकिन ऐसे वाले एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड्स होते हैं. वो हाइड्रोजन, वो H पॉजिटिव निकलता है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है. ठीक है, तो ये जनरल क्या हो गया आपका, ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मूला हो गया. एक्चुअली मोर प्रिसाइजली अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सो आयन, ये ऑक्सो एन आयन, कोई भी एक एटम A हो गया ये. ठीक है, तो इसमें अगर एसिड लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड. तो मोर प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो ये होता है. ठीक है, एटम के ऊपर डबल बॉन्ड O होगी, ऑक्सो ग्रुप होगा. ये क्या है, ऑक्सो ग्रुप होगा, और साथ में एसिड लगी होगी ऑक्सीजन से जुड़ के. तो ये एसिड की तरह कैसे बिहेव करेगा, यू वेरी वेल नो दैट. कैसे, ये देखो यहाँ पे क्या होगी, रेजोनेंस. जब H पॉजिटिव जाएगा, निकलेगा, तो पीछे जो बचा वो स्टेबल होना चाहिए, एंड दैट इज स्टेबल. हाउ, ड्यू टू रेजोनेंस. सो दिस कॉन्जुगेट बेस इज गोइंग टू बी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो संभालेगा दूसरा ऑक्सो, ये जो प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन, ये इस नेगेटिव चार्ज को संभाल लेगा. तो इसका H पॉजिटिव का निकलना आसान हो जाएगा. दैट्स वाई दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बिहेव एज एसिड. ओके, चलो कुछ एसिड्स हैं जो हमें सल्फर के देखने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए. देखो 6 एसिड्स हैं, इनको समझो. सबसे पहला तो सबसे नॉर्मल है, कॉमन है, सल्फरस एसिड. सल्फरस एसिड H2SO3, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप सभी निकाल के देखेंगे खुद ही. इसकी आने वाली है +4. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 +6 होती है. थायोसल्फ्यूरिक एसिड
ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, मैंने रिलेटेड था तो लिख दिया H2SO3। सो अगर कभी आता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नाम से बोलते हैं वो, तो फॉर्मूला आपको नहीं गिवन होगा, तो आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ गोइंग टू बी H2SO3। इसके बाद आता है हमारे पास पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट इज पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका कॉमन नेम होता है कैरोज एसिड। तो बहुत बार वो आपको कॉमन नेम से बात करता है उसके बारे में, और कैरोज एसिड का फॉर्मूला इज H2SO5। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। ओके, नेक्स्ट वी हैव हमारे पास वी हैव पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ज़्यादातर पायरो ही मिलेगा आपको। इसका कॉमन नेम होता है ओलियम एंड दैट इज H2S2O7। लास्ट हमारे पास है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, एंड इसका कॉमन नेम इज मार्शल्स एसिड। फॉर्मूला H2S2O8। ठीक है, तो ये सभी के नाम और फॉर्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ कमिंग ऑन टू एक छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको बनाना कैसे स्ट्रक्चर किसी भी एसिड का। ठीक है, फॉर्मूला आपको गिवन रहेगा और आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो एक छोटा सा प्रिंसिपल आपको याद रखना है, सल्फर की एफिनिटी बहुत होती है ऑक्सीजन के लिए। तो जैसे ही सल्फर को एक भी ऑक्सीजन मिला, रिमेंबर एक भी ऑक्सीजन मिला, तो सबसे पहले तो उसे बनाना है डबल बॉन्ड O। ये क्राइटेरिया या ये असेंबली बहुत स्टेबल है। तो सल्फर की एफिनिटी इतनी ज़्यादा है ऑक्सीजन के साथ कि पहला ऑक्सीजन मिलते ही सल्फर को एक ही काम करना है, उसको बनाना है डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट, सल्फर और कितनी बॉन्ड बना सकता है? सल्फर बना सकता है 6 बॉन्ड। ठीक है, और उनकी ज्योमेट्री होने वाली है इसमें, इस तरह की शेप में। ओके, अब आपको अगर सबसे पहले क्या करना है, नीचे सारे जितने भी ऑक्सीजन है वो लगाएंगे, फिर हाइड्रोजन लगाएंगे, बचे हुए ऑक्सीजन्स को डबल बॉन्ड से भर देंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो लोन पेयर लगाएंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़, देखो अभी समझ में आएगा आपको कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब हम लोग ना सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर हम लोग खुद बनाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है H2SO3, कैसे बनाए हम इसे? सबसे पहला रूल हमें पता ही है, सल्फर है, पहला ऑक्सीजन देखते ही बना दो डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? डबल बॉन्ड O। अब हमें नीचे की असेंबली ऐसे बनानी है। कितने ऑक्सीजन बच गए? 2, लगाओ 2 ऑक्सीजन, 1 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन अकेला तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, ऑक्सीजन के साथ ही बनाएगा। अब ना आपके पास ऑक्सीजन बचा है ना ही हाइड्रोजन बचा है, और सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं कितने? 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। दैट मीन्स यहाँ पर है एक लोन पेयर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ऐसी कुछ शेप होगी। देखो देखो यहाँ पर यही शेप है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग बनाएंगे हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन H2SO4। तो इसको बना के देखते बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले वही वाला करना है हमें, एक ही काम है, सल्फर को ऑक्सीजन मिलते ही डबल बॉन्ड O बनाना है। नीचे 3 बॉन्ड बनाओ। कितने ऑक्सीजन बचे? एक आपने निकाल दिया, 3 बचे हैं, तीनों पे O लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन्स को हाइड्रोजन दे दो। ये ऑक्सीजन अकेला बच गया, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये सल्फर के साथ क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड O। क्योंकि आपको पता है सल्फर को ऑक्सीजन बहुत पसंद है, तो सल्फर तुरंत क्या कर लेगा? ऑक्सीजन के साथ फिर से डबल बॉन्ड बना लेगा, और दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रक्चर फॉर H2SO4। तो देखो इधर ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हम देखते हैं H2SO5 का हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। देखो इसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हमने इसे कंसिडर किया था। हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे ना, तो तब हमने देखा था रिडॉक्स चैप्टर के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी +7। तो तब हमने कहा था कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से ज़्यादा, +6 से ज़्यादा तो आ नहीं सकती। तो ज़रूर इसका मतलब क्या है कि जो हम कंसिडर कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, उनमें कुछ गड़बड़ है। तो फिर हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था और हमने देखा था कि क्या प्रॉब्लम थी। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, कम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज़्यादा आए तो इसका मतलब समझ जाना उसमें परऑक्साइड बॉन्ड, कोई और लिंकेज ज़रूर है। तो सीधा स्ट्रक्चर नहीं भी आता है तो सीधा उसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैक्सिमम से ज़्यादा अगर आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉसिबल ही नहीं है ना, 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तो वो छोड़ ही नहीं सकता ना। तो मैक्सिमम का ही केस बनेगा कि क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपका आंसर होगा। तो ये छोटी सी बात थी, लेकिन अब हमको CBSE में तो क्या करना है, स्टेप वाइज चलना है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, सल्फर बनाओ, 1 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O आपने बना दिए मिलते ही। चलो कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 5 में से 1 निकल गया, 4 बचे हैं, 1
2 3। अब क्या करें, सल्फ़र इससे ज़्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता है। चलो हाइड्रोजन लगाते हैं, उसके बाद देखेंगे। एक हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिया। अब आप ऑक्सीजन को क्या करो, क्या ऐसे बनाओगे? अगर ऐसे बनाओगे तो ये ऐसे करोगे तो इसकी 3 बॉन्ड हो गई, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर तो असेंबली तो पॉसिबल नहीं है। अगर सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो ये वाले सल्फ़र की क्या है, ये वाले ऑक्सीजन की बैलेंस ही पूरी नहीं हुई, ये तो एक ही बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इस वाले ऑक्सीजन को ज़रूर आपको क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आपने यहाँ गलत लगा दिया, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इसके साथ। अगर इसके साथ हाइड्रोजन लग जाए तो बात बन जाएगी, इसकी भी बैलेंसी पूरी हो गई, इसकी भी बैलेंसी पूरी हो गई, इसकी रह गई है। तो ये तो क्या करेगा, सल्फ़र के साथ तो हमेशा ही बना सकता है डबल बॉन्ड हो, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, कैरोज एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से क्यों आंसर गलत आया, क्योंकि हमने इस ऑक्सीजन, हमने पाँचों की पाँचों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखी थी, -2 रखोगे ना जब निकालोगे। तो जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हम बोल रहे हैं कि जब आप नॉर्मल मेथड से निकालोगे ऑक्सीजन की +2 रखोगे, सल्फ़र नहीं पता x रखोगे, ऑक्सीजन की रखोगे 5 × -2 और टोटल पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 रखोगे, है ना। तो यहाँ पे आपने पाँचों की पाँचों ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखी है, -2। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा है, देखो ज़रा, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला सल्फ़र, ये बॉन्ड तोड़ो इसकी, सल्फ़र कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा तो ले जाएगा -1। दूसरी बॉन्ड भी तोड़ो, सेम वही सीन होगा, -1 तो -1 -2। तो ये वाला तो ठीक है, ये तो है -2 में। सिमिलरली ये ऑक्सीजन एक सल्फ़र के साथ बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, हाइड्रोजन की बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, तो ये भी -2 में है। सिमिलरली ये वाला भी -2 में रहेगा, अभी ऊपर जैसे था ना ये वाला, वैसे ये वाला भी है। ये वाला देखना ज़रा, सल्फ़र के साथ वाली बॉन्ड तोड़ोगे तो माइनस आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, 0, है ना। ये क्या है, नॉन पोलर है ना, तो इसके बीच में तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जितना ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को उतना ये भी खींचेगा, तो इन दोनों के बीच की बॉन्ड टूटेगी तो कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये वाला ऑक्सीजन किस में हो गया, -1 में। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन -1 में। दैट मीन्स यहाँ से आपने क्या निकाला, यहाँ से आपके पास क्या आ गया था, आपने क्या ले लिया था, इसको भी -2 ले लिया था और इसको भी -2 ले लिया था। तो इसीलिए आपके पास 2 चार्ज ज़्यादा आ गए थे, तो इसीलिए गड़बड़ हो रही थी यहाँ पे, इसीलिए नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से नहीं आया। अब क्योंकि इसके अंदर क्या है, अभी आपने देखा पर ऑक्सो बॉन्ड, ये देखो ये जो बॉन्ड है ये इसका स्ट्रक्चर है ना, व्हाट डिड आई डिड, अच्छा ये स्ट्रक्चर भी गलत हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसको ना आप करेक्ट कर लेना, 2 ही हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन दिए हुए, तो यहाँ डबल बॉन्ड वो आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, तो मैंने गलत बना दिया था। थोड़ा सा देख लिया करो, अगर कभी ऐसे कुछ हो जाता है तो लेट मी जस्ट नो और खुद से करेक्ट कर लो। तो ये देखो ये क्या है, पर ऑक्सो बॉन्ड है ना आपके पास, तो इसीलिए आपके नाम में आपको दिख रहा है पर ऑक्सो, क्या है, पर ऑक्सो, इसके लिए आया पर ऑक्सो, और बाकी तो क्या है, सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड ही है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन कि इसका नाम ऐसा हमने क्यों रखा है। चलो, तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो ओलियम का देखेंगे, ठीक है। ओलियम का हमें कैसे बनाना है, ये देखो सल्फ़र, 2 सल्फ़र हैं, क्या करें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे चल रहे थे हम वैसे ही चलेंगे। ऑक्सीजन लो, कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, पहला ऑक्सीजन लो, डबल बॉन्ड हो, एक और डबल बॉन्ड हो, नीचे की असेंबली जैसी थी वैसे ही रहेगी, कोई चेंज नहीं है उसमें। अच्छा अभी देखो बनाने की कोशिश करते, 2 ऑक्सीजन चले गए, कितने बचे, 5, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास हो गए 5 ऑक्सीजन आपने पूरे कर दिए यहाँ पे, ठीक है। चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन पूरे हो गए। 7 ऑक्सीजन होने के बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बराबर बराबर लगेंगे, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो। अब क्या करें, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, इसको डबल बॉन्ड बना दो, इसको डबल बॉन्ड बना दो, एंड दैट्स इट, आपके पास बन गया है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखो ज़रा इसको ध्यान से, इसका नाम हम लोगों ने क्या लिखा है, इसका नाम है यहाँ पे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम ऐसा क्यों है, इसका नाम देखो ऐसा क्यों है, मैं बताती हूँ आपको। अगर आप लोग कंसिडर करो कि क्या आपने डाइसल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लेकर देखना अब क्या बनेगा। ये देखो
यहाँ पे देखो, ये था, यही होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लो सल्फ्यूरिक एसिड का, और इसमें से ना ज़रा वाटर निकालना, H2O। अगर इन दोनों में से पानी निकल जाए तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये सल्फर आपस में जुड़ जाएंगे, और यही तो यहाँ पर हो रहा है। ये देखो, अगर आप इसको पानी में डाल दो दोबारा तो ये भी OH और ये वाला भी OH हो जाएगा, तो वापस से आपको क्या मिल जाएंगे, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिलने के बाद, पानी निकलने के बाद क्या हुआ है, ये मॉलिक्यूल बना है, एंड दैट इज़ वाई इसके नाम में है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो का मतलब होता है हीट, जहाँ पर भी पायरो आ जाए जस्ट रिमेंबर इट स्टैंड्स फॉर हीट। तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड को हीट किया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करोगे तो होगा क्या कि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में पानी निकाल देंगे। ठीक है, वाटर निकल जाएगा ना, हीट करने से इवेपोरेट हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये ऑक्सीजन और ये सल्फर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। दैट इज़ हाउ ओलियम इज़ फॉर्म्ड। तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, ओलियम बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव मार्शल्स एसिड। तो आई होप कि आप इसे खुद से ट्राई करके देखोगे, स्ट्रक्चर तो नीचे बना ही हुआ है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसे कंफर्म कर सकते हो। तो खुद से इनको खुद ट्राई करके देखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए, कब तक आप रट्टे मारोगे। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 3 नंबर में खुद ही सवाल पूछ लिया जाता है, या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो जिस प्रोसेस से हम बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड उसका नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कई बार तो आपसे यही पूछा जा सकता है, MCQ में पूछ लेगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज़ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट। तो ऑप्शंस आ जाएंगे 3-4 आपके पास, उसमें से राइट ऑप्शन वुड बी सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग प्रिपेयर करते हैं सल्फर से। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट वी डू इज, सल्फर को हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है SO2। ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं SO2 का, तो SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बनेगा SO3। तो इस तरीके से हमने ये रिएक्शन पहले भी देखी है। इसके लिए आपको लगेगा कैटलिस्ट की प्रेजेंस। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप के ऊपर ही सारा का सारा क्या है, डिपेंड करता है प्रोसेस। क्यों, क्योंकि दिस स्टेप इज़ रिवर्सिबल। ये स्टेप क्या होता है, नेचर में रिवर्सिबल होता है। तो यानी कि अगर आपको SO3 चाहिए, नेक्स्ट स्टेप कब होगा, जब SO3 जाके रिएक्ट करेगा। SO3 कब रिएक्ट करेगा, जब SO3 बनेगा। SO3 कब बनेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे ही सारा डिपेंड करता है। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में चली गई तो सारा का सारा प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा। तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ presence of catalyst V2O5. The second thing is temperature, that is 720 Kelvin, and the third condition is pressure, that is 223 bar और एटमॉस्फेयर। ठीक है, 223 एटमॉस्फेयर आपको चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस जो है वो डिसाइड करेंगी पूरे के पूरे सल्फ्यूरिक एसिड का ईल्ड। क्योंकि अगर SO3 का ईल्ड ज़्यादा नहीं हुआ तो फर्दर रिएक्शन भी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी वजह से सेकेंड स्टेप इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। तो इसको देखो ज़रा, दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल एज वेल एक्सोथर्मिक इन नेचर। So this is the key reaction for the process. The high yield of SO3 will lead to more production of the acid. So what are the favorable factor for this reaction is, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन स्ट्रेट अवे पूछा गया है। What are the favorable conditions for the contact process? And that is the presence of V2O5 catalyst, ताकि reaction forward direction में जाए। Next is that your temperature should be above 720 Kelvin, and the third condition is that your pressure should be greater than 223 bar. So ये 3 conditions ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं, आपके कॉन्टैक्ट प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं। तो ये 3 कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप पे क्या होगा, थर्ड स्टेप पे आपका SO3 जो है उसको आप एब्जॉर्ब करा दोगे H2SO4 के साथ। यस, थोड़ा सा नॉनसेंस आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि H2SO4 बनाना है और H2SO4 ही चाहिए। हाँ जी, आपको H2SO4 बनाना है, लेकिन इसमें H2SO4 की भी रिक्वायरमेंट है। तो इस स्टेप में क्या होगा, SO3 रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ और बनाएगा ओलियम।
ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ओलियम बनाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएगा ये इसके ऊपर। ओलियम को जब आप वाटर मॉलिक्यूल में डाल देंगे, रिमेंबर ओलियम कब बना था, हम इसे बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, अभी ऊपर देखा है आपने। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है ना जब 2 सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ओलियम बनता था। डाल दो दोबारा से वाटर, क्या बन जाएगा, 2H2SO4। नाउ व्हाट्स द सेंस हियर कि आप H2SO4 बना भी रहे हैं तो H2SO4 चाहिए भी। सी आपने डाला था एक मॉलिक्यूल H2SO4 का, बने कितने, 2 मॉलिक्यूल। दैट मीन्स आपको जितना अमाउंट चाहिए उससे आधा अमाउंट आपको H2SO4 का डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको उतना अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस, ये इसकी प्रिपरेशन है और ये हर बच्चे को चारों स्टेप आने चाहिए, बिकॉज 3 नंबर में या 2 नंबर में आपसे स्ट्रेट अवे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द कॉन्टेक्ट प्रोसेस, राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन इट एंड व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस प्रोसेस। सो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इस पूरे चैप्टर से अगर आया तो। नाउ कमिंग ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसको सुनो ध्यान से। क्या होता है, ये कि जो एसिड होती है कलरलेस होती है, डेंस होती है। ठीक है, देखोगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल किसी ऑयल के जैसी होती है। सो इट इज़ कलरलेस डेंस विस्कस लिक्विड, ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल। तो ये हम पहले 11th क्लास में भी कॉमन नेम्स में कर चुके हैं। ऑयल ऑफ विट्रॉल इसको इसकी ऑयली कंसिस्टेंसी की वजह से ही बोला जाता है। ये फ्रीज होती है 283 केल्विन पर और बॉयल होती है 611 केल्विन पर। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इतनी ये थिक क्यों होती है, ऑयल होने का मतलब क्या है कि बहुत ही विस्कस है ना, पानी से बहुत ज़्यादा डेंस है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा क्यों है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा क्यों है, बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। येस, इट इज़ इन्वॉल्व इन एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक H2SO4 का मॉलिक्यूल दूसरे H2SO4 के मॉलिक्यूल के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, एंड यू कैन सी ओवर हेयर कि कैसे बना रहा होता है। तो ये हाइड्रोजन्स जो हैं ये दूसरे सल्फर के डबल बॉन्ड O से क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। सो दैट्स द रीज़न कि आपके H2SO4 की विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज़ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 H2SO4 मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट H2SO4 की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, किसके लिए, वाटर के लिए। H2SO4 की एफिनिटी इज़ क्वाइट हाई, सल्फर की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ना ऑक्सीजन के लिए, जहाँ ऑक्सीजन मिलेगा जाके तुरंत बॉन्ड बनाएगा, और इतनी स्टेबल बॉन्ड होती है कि रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होगी। तो H2SO4 की रिएक्शन विद वाटर इज़ क्वाइट एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसकी इंथैल्पी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, एंड दैट इज़ वाई वेन एवर यू आर सपोज टू डाइल्यूट एनी एसिड यू नेवर डिजॉल्व वाटर टू एसिड rather than you always dissolve acid in water। पानी के अंदर आप एसिड डाल के उसे डिज़ोल्व करते हैं, ना कि आप एसिड के अंदर पानी डालते हैं उसमें। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपने एसिड ले लिया, अगर आपने एसिड ले लिया और इसके अंदर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डाल रहे हो, आपको कि फ़र्क क्या है, एसिड तो उतना ही है ना, या वाटर तो उतना ही रिएक्ट कर रहा है ना, एक ही बूंद तो डाला है। सी पानी की एक ही बूंद अंदर गई, लेकिन ये पूरा का पूरा एसिड जो भी यहाँ प्रेजेंट है वो सारा का सारा जाएगा और इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करना चाहेगा, क्योंकि रिएक्टिव यहाँ पे कौन है, एसिड, वाटर नहीं है, एसिड रिएक्टिव है। तो पानी की एक बूंद के लिए पूरा का पूरा एसिड जाके रिएक्शन करने पे तुल जाएगा। सोचो कितनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप यहाँ क्या ले लें, आप वाटर के अंदर एसिड डालो, तो अगर आप वाटर के अंदर एसिड डालोगे तो क्या होगा, या आपने वाटर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, या आपने लिया वाटर, वाटर के अंदर जब आप एसिड डाल दिया आपने, तो यहाँ पे एसिड की एक ही ड्रॉप जाएगी ना, एसिड की एक ही ड्रॉप जाएगी रिएक्ट होने के लिए, तो सारा का सारा रिएक्शन क्या होगा, बहुत एक्सटेंड कम हो गया उसका, एक ही ड्रॉप एसिड की रिएक्ट कर रही है, पानी तो रिएक्ट करता नहीं है, एसिड रिएक्ट कर रही है, तो सिर्फ एक ही ड्रॉप है, तो रिएक्शन क्या होगी, कम वायलेंट होगी, कम एक्सोथर्मिक होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू हैव टू, ऐसा आपको बहुत बार आएगा सॉल्ट एनालिसिस में भी, आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड करना है अगर, तो हमेशा याद रखना कि पानी के अंदर ही एसिड डालना है, एसिड में कभी पानी नहीं डालना है, बिकॉज देन द रिएक्शन वुड बी so volatile that you won't be able to handle it। okay, so this is about the physical properties। now coming on to next हम लोग डिस्कस करते हैं इसी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। या सी ये तो 17th ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो हमें क्या पढ़ना है,
केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसका एसिडिक कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर में देखो क्या देखना है। एसिडिक कैरेक्टर में हम लोग देखेंगे एसिड है, ये डाइप्रोटिक एसिड होती है। डाइप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है, इसमें 2 प्रोटॉन्स है, राइट। देखो यहाँ पे H2SO4 2 प्रोटॉन्स देती है, और 2 प्रोटॉन्स ये कैसे देती है, ये देती है स्टेप वाइज। एक ही बार में पूरे दो H पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो ये क्या होगा, पहले H पॉजिटिव देगी और फिर H2SO4 देगी। तो इसका ये जो इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट वुड बी नोन एज फर्स्ट डिसोशिएशन कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्या है, H2SO4 नेगेटिव फिर से H पॉजिटिव देगा और SO4 2 नेगेटिव देगा, एंड दिस इज नोन एज सेकेंड डिसोशिएशन कांस्टेंट। नाउ एक बार ध्यान से देखो कि Ka1 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू Ka2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT का ही क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार पूछा गया है कि वाई फर्स्ट डिसोशिएशन कांस्टेंट हैव ग्रेटर वैल्यू देन सेकेंड डिसोशिएशन कांस्टेंट फॉर H2SO4। तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान से सुनो कि पहले वाले स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है, पहला जो H पॉजिटिव निकला यहाँ पे वो किससे निकला, न्यूट्रल H2SO4 से। Ka1 की Ka क्या होता था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होता था। यहाँ पर Ka की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स इन दोनों की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब H पॉजिटिव ज़्यादा निकल रहा है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव ज़्यादा क्यों निकल रहा है, क्योंकि आपको H पॉजिटिव किससे निकालना है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2SO4 से निकालना है। तो निकालना आसान होगा फिर भी, लेकिन सेकेंड स्टेप में आपको जो H पॉजिटिव निकालना है वो किससे निकालना है, HSO4 नेगेटिव से। इमेजिन ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी अपना एक पॉजिटिव खो चुका है और नेगेटिव की वजह से अनस्टेबल हो चुका है, क्या ये अपना दूसरा H पॉजिटिव लूज़ करने देगा, नहीं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, लाइक इतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा, बहुत ही कम अमाउंट में H पॉजिटिव निकलेगा। कितना कम, नेग्लिजिबल। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि Ka1 की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले स्टेप में H पॉजिटिव आराम से निकल जाता है, बिकॉज इन द वेरी फर्स्ट स्टेप H पॉजिटिव गेट डिसोशिएटेड फ्रॉम अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, whereas in the second step H positive is dissociated from a negatively charged molecule, which is a difficult task. So here I have written that Ka1 is always greater than Ka2, so the first dissociation constant of H2SO4 is easy. Then second dissociation, as in first dissociation H positive ion is released from a neutral H2SO4 molecule, where in the second step H positive ion has to be released from a negatively charged molecule, which is a difficult task. Okay, सो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। एसिडिक कैरेक्टर हम लोग ने एसिड का देख लिया है, कल से हम लोग इसकी रिएक्शंस देखेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू ग्रुप 17। 2 क्लास और इसमें लगेंगी, एंड देन दिस चैप्टर वुड बी डन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लेंदी। इसके अंदर आपको बहुत सारी रिएक्शंस कंसेप्ट समझने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम आप इसको दो, इन्वॉल्व हो जाओ इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ क्वाइट रियली इंपॉर्टेंट। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिलेबस किसी भी हाल में। तो इसीलिए जस्ट बी ऑन दिस चैप्टर और साथ साथ अपने क्वेश्चंस करते रहें। और असाइनमेंट के लिए आई रिमाइंड यू कि मैंने आपको पहले भी बोला है, डे वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए NCERT इंटेक्स के। आई विल बी टेकिंग द डाउट क्लास फॉर दिस चैप्टर, सो जस्ट बी प्रिपेयर। अपने डाउट्स आप करके रखो, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा नेक्स्ट डे हम लोग डाउट क्लास रखेंगे लाइव। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।